चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखिए, जो सेकेंडरी मार्केट होती है ना, इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके रोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो मेजर प्लेयर है ना सेकेंडरी मार्केट का, उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमने कल भी बात की थी, रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, और ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। कोई भी नया नियम बनाना इसका काम है, पुराने को अमेंड करना इसका काम है, आपको प्रोटेक्शन देना इसका काम है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि इसको बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों है? अब नॉर्मली आप देखते हो कि अगर किसी के साथ कुछ भी चीटिंग होती है, कुछ भी क्राइम होता है, तो किसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में वो कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन जाता है और कोर्ट जाता है। तो ठीक इसी तरह से अगर किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत होता है ना, तो वो कहाँ जाएगा? सेबी जाएगा। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूं तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 में, पर इसकी पावर्स ना थोड़ी कम थी। तो आपने 1992 में देखा था हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, 1992 में हुआ था ना। तो 1992 में उस स्कैम के बाद इसको ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया। तो आप ये बोल सकते हो कि इसको जो पावर थी ना 1992 में दी गई, पर इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? आ रहा है समझ में? तो सेबी कौन है? स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। इसका काम क्या है? आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कोई भी नया नियम बनाना, पुराने को बदलना। ठीक है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट आप बोलेंगे ऑफिशियली तो यहाँ पे हो गया था, पर इसको पावर यहाँ पे दी गई। तो कई लोग ये मानते हैं कि 1992 में ही स्टैब्लिश हुआ, जिनको नॉलेज थोड़ी लिमिटेड है। ठीक है, बट ऑफिशियली इसको 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? अब जो सेकेंड पार्टिसिपेशन करने वाला सबसे बड़ा एक प्लेयर है, उसका नाम है एक्सचेंज। अब मैं इसको इंडिविजुअल समझाता हूँ आपको, थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा मुझे। तो जो सेकेंड पार्टिसिपेंट है उसका नाम है एक्सचेंज। तो मैंने आपको कल बताया था एक्सचेंज क्या होता है। क्या होता है एक्सचेंज? शाबाश, एक प्लेटफॉर्म जहां पर सिक्योरिटी ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप कहां जाएंगे? एक्सचेंज पर जाएंगे। पर एक्सचेंज दो तरह के होते हैं। पहला, वेरी गुड, इनको कहते हैं नेशनल एक्सचेंज, तो इनको कहा जाता है नेशनल एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा रीजनल एक्सचेंज। ठीक है, अब रीजनल में ना हमारे पास 24 एक्सचेंजेस हैं। अब आपने आसफ अली रोड पे देखा है ना? आप गए? तो पहले क्या होता था, देखिए पहले ना पेपर ट्रेडिंग होती थी हर्षद मेहता के टाइम पर, 2000 तक पेपर ट्रेडिंग होती थी, आप लोगों को पता होगा। तो क्या होता था, आपको शेयर खरीदने तो आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये हमारे पास है बीएससी और एनएससी। अब ये दोनों के दोनों तो मुंबई में, तो आप डेली बेसिस पर मुंबई छोड़ ही जाओगे। तो आपको एक ऐसा सेंटर प्लेस चाहिए जहां पर आप अपनी सिक्योरिटी को बेच पाओ। तो पहले हम लोगों को कोई शेयर खरीदना होता था ना, तो हम इनके ब्रोकर्स को कांटेक्ट करते थे, तो इसलिए रीजनल एक्सचेंजेस बनाए गए। पर आजकल तो ट्रेडिंग कैसे होती है? ऑनलाइन होती है। तो आज तो आप अमेरिका में बैठ के भी इंडिया में ट्रेड कर रहे हो ना, क्या दिक्कत है? तो आज के समय में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं बीएससी की। तो बीएससी का ना स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1875 में। अब आप सोचेंगे ये तो आज़ादी से पहले का एक्सचेंज है, बिल्कुल, और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है बीएससी। ठीक है, और एनएससी 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। अब मैं बोलूंगा कि आज के दिन एनएससी में 2100 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं और बीएससी में 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। और अब मैं आपको बोलूंगा कि जो एनएससी है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अब आप सोचिए कि जहां पे केवल 2100 कंपनीज लिस्टेड हैं, वो बड़ा कैसे हो गया? वेरी गुड। तो अब जो यहाँ पे 2100 कंपनीज है ना, ये मार्केट कैप में बीएससी की 5500 कंपनी से बड़ी है। इसीलिए यहाँ पर ये जो एक्सचेंज है हमारे लिए इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि 2100 यहाँ पर भी रजिस्टर? वो भी बात करते हैं। देखिए, ये जो 2100 कंपनी है ना, इसमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड भी है। ठीक है, तो दोनों में जगह लिस्टेड है। जो एनएससी में कंपनी लिस्टेड है, मोस्ट लाइकली वो बीएससी में होगी ही होगी। तो फिर ये कैसे बड़ा हुआ कि वहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है आईआईटी में एग्जाम देने के लिए आपके पास कितने % मार्क्स होने चाहिए? 60%। पर ये 10 साल पहले तो नहीं था। 50% वाले भी आईआईटी देते थे ना। तो इसने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है
कि यहां पर मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल 500 करोड़ के नीचे की कंपनी लिस्ट नहीं होगी, और यहां पे ये क्राइटेरिया नहीं है, तो जो 500 करोड़ के नीचे की कंपनी है वो कहां लिस्ट होगी? बीएससी में, है ना। तो इसी तरह से जो छोटी कंपनी है जब वो यहां पे लिस्ट नहीं हो पाएंगी तो फिर तो मजबूरी है यहां पे लिस्ट होना। तो इसीलिए यहां पर 5500 कंपनी है, ज्यादा कंपनी है, क्योंकि ये क्राइटेरिया इसका थोड़ा मैं बोलूंगा लो है, इसका थोड़ा हाई है। यही रीजन है कि यहाँ पे 5500 कंपनीज है और यहाँ पे 2100 कंपनीज। अगर यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, अच्छा बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां जो केवल एनएससी में मिलेंगी, बीएससी में नहीं मिलेगी। अब ऐसा समझो ना कि अगर बीएससी में 4 कंपनियों को मिला के 4000 करोड़ है और अकेली 2 कंपनियां यहाँ पर 4000 करोड़ की हैं, तो वो सेट ऑफ कर दो उसको एक तरह से, उस तरह से ना। तो आ रहा है समझ में सबको? अब एक बड़ा मुश्किल काम हो गया ना, मुश्किल काम ये हो गया कि यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां, यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां, कुछ कंपनियां कॉमन भी हैं, तो टोटल ना हम ये मान लेते हैं, ये एक अप्रॉक्स फिगर है, राइट, ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, 7000 प्लस कंपनियां जो है ना ये लिस्टेड है। कहाँ पे? एक्सचेंज पे। अब आपको ना इन 7000 कंपनियों को डेली बेसिस पर ट्रैक करना है, कर पाओगे? बड़ा मुश्किल है। तो कैसे काम करोगे? 7000 कंपनियों को रोज तो ट्रैक नहीं कर पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। हाँ, सेगमेंट, बिल्कुल सही जवाब। तो अब ना ये बात जब आपको पता है, मुझे पता है ना, तो एक्सचेंज को भी पता है। क्या पता है एक्सचेंज को? कि 7000 कंपनियों को डेली बेसिस पर ट्रैक कर पाना लगभग असंभव होता है। इसीलिए ना जो एक्सचेंज है ना, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में ना, वैसे दुनिया में अप्रॉक्स 40 सेक्टर्स है, ठीक है। अब जो 7000 कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये किसी ना किसी कंपनी से तो बिलोंग करती होंगी ना, आई मीन सेक्टर से बिलोंग करती होंगी। कोई होगी आईटी कंपनी, कोई होगी फार्मा, कोई होगी ऑटो, ठीक है, कोई होगी डिफेंस, कोई होगी एफएमसीजी। तो अब ये मान लेते हैं कि इन 7000 कंपनियों में से ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ये ऐसा है नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, या चलिए इसे रिफाइन करके एक्यूरेटली समझाता हूँ। तो इनमें से मान लेते हैं 7000 कंपनियों में से 400 कंपनियां बिलोंग करती हैं आईटी सेक्टर से, और उन 400 में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनियां हैं 50, जो मैंने आईटी में रख दिया है, और इसको मैंने एक इंडेक्स का नाम दे दिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेक्टर को। तो इसको मैंने नाम दे दिया निफ्टी आईटी। 50 भूल जाओ, ये कंपनीज हैं, या इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये जो निफ्टी आईटी है ना, इसकी एक वैल्यू है, मान लेते हैं 35,000, ये एक इस इंडेक्स की वैल्यू है। अब इस इंडेक्स की वैल्यू तय कैसे हो रही है? जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स है 50। अब इन 50 में से ज्यादा कंपोनेंट अगर पॉजिटिवली काम करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस में जाएगी, और नेगेटिवली काम करेंगे तो नीचे जाएगी। आज का दिन है, मान लेते हैं मंडे, मार्केट ओपन है। अब ये आज के दिन में ना 500 पॉइंट्स अप साइड में काम कर रही है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई बढ़कर 35,500। अब ये 35,500 की वैल्यू पर आपको क्या सेंस लग रहा है कि कौन सा सेक्टर आज अच्छा कर रहा है? आईटी। तो आज आईटी सेक्टर को आप बाय कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आईटी सेक्टर पूरा ऊपर जा रहा है। अब 7000 शेयर को तो नहीं कर पाएंगे ना, पर इसको देखकर एक पूरे सेक्टर का आइडिया लग गया आपको कि मार्केट में एक सेक्टर आज के दिन कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट या रॉन्ग? आ रहा है समझ? ठीक है। तो जो सेक्टर इंडेक्स होता है, इसको कहते हैं सेक्टर इंडेक्स। तो एक सेक्टर इंडेक्स देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलरली कोई भी सेक्टर किसी पर्टिकुलर डे पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि आज के दिन किस में पैसा लगा के हम बाय करके पैसा बना सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी शेयर्स को हमारे को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और शेयर का सिलेक्शन करते हैं। अब सेक्टर का सिलेक्शन के बाद आपको पता चल गया कि आईटी शेयर अच्छा कर रहे हैं, तो आपको आईटी कंपनी के शेयर के तो नाम पता ही है, आपको टीसीएस पता है, इन्फोसिस पता है, विप्रो पता है, एचसीएल टेक पता है, तो कोई भी शेयर खरीद लो, सारे चल रहे होंगे। एक टेंटेटिव आइडिया लग गया, तो समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं सेक्टर इंडेक्स, जो एक सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। एंड निफ्टी के जितने भी मेजर सेक्टर हैं सबके लिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स अवेलेबल है। आ रहा है समझ में? यानी जितने भी सेक्टर्स हैं ना, मेजर सेक्टर्स, ये मेजर सेक्टर्स हैं, ठीक है, 15-20 मेजर सेक्टर है, सबके इंडेक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आईटी है, चाहे वो फार्मा है, चाहे ऑटो है, चाहे एफएमसीजी है, चाहे वो मेटल्स है, ये सारे के सारे अवेलेबल है, चाहे वो मीडिया है। सर ये एक्सचेंज बनाता है और इसे जो गाइडलाइन देता है वो कौन देता है? सेबी देता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स में भी कर सकते हैं जी, इनमें नहीं कर सकते सर। वैसे आप निफ्टी में कर सकते हैं, सेंसेक्स में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, जो ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं उसमें तो आप कर सकते हैं।
बट जो नॉर्मली आपकी सुविधा के लिए बनाया है उसमें नहीं कर सकते। उसको सिर्फ सिर्फ आप अपने इंडिविजुअल शेयर खरीद सकते उसके इंडिविजुअल शेयर खरीद सकते हैं और शेयर का सिलेक्शन करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप। जैसे अभी ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया example हो दे सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो उस सकते हैं, लिस्ट में से कोई शेयर लाइक अभी टीसीएस हाँ। हट गया और कोई दूसरा शेयर आ गया। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे बहुत इसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम के बेसिस पर, मार्केट कैपिटल के बेसिस पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर 6 महीने का एक एवरेज प्राइस लिया जाता है। आ रहा है समझ में? आगे चल सकते हैं। अब मार्केट में कितनी कंपनियां हैं? 7000। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एक्सचेंज है हमारे पास, तो NSE एंड BSE। तो BSE में मैंने आपको बताया था 5500 प्लस कंपनीज हैं और NSE में मैंने आपको बताया था 2100 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, राइट। अब जो NSE का इंडेक्स है ना, उसको हम बोलते हैं निफ्टी। इन 2100 में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी से मिलकर बना है ये इंडेक्स, जिसे बोला जाता है निफ्टी 50। और 5500 में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 30 कंपनी से मिलकर बना है, इसे कहा जाता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 30 कंपनीज हैं और निफ्टी में इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 50 कंपनीज। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट कौन करता है? यही दोनों इंडेक्स, इसको क्या बोला जाता है? मार्केट इंडेक्स। आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, आप निफ्टी को देखकर पता लगाते हैं। अगर निफ्टी आज 1000 पॉइंट अपसाइड दिखा दे तो सबके चेहरे खिले हुए नजर आएंगे क्योंकि सबको पैसा बनेगा। अगर यही नीचे चली जाए तो सबके चेहरे लटके हुए होंगे क्योंकि लॉस होगा लोगों का। तो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? निफ्टी और सेंसेक्स। अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी और सेंसेक्स में 20 शेयर्स का डिफरेंस है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, इसमें 50 शेयर है और यहां पर 30 शेयर्स हैं। अब 30 शेयर्स में भी ना 6 शेयर्स को हटा दो, 5-6 शेयर अलग हैं, 25 शेयर दोनों में कॉमन है। तो उसके जो पहले के 10,000 मैं बताता हूँ आपको। सर निफ्टी में ना आप ऐसे पैसे नहीं लगाते हैं। इसका एक तरीका होता है, मैं इसको लेता हूँ, आपके सवाल को लेता हूँ मैं इसके बाद। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि ये है क्या? अब इन दोनों को ना हम कहते हैं मार्केट इंडेक्स, इन दोनों को ही बोलते हैं। तो मार्केट इंडेक्स ना पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है ना, ये एक बैरोमीटर माने जाते हैं हमारी इकोनॉमी के। जो ऊपर जाएंगे तो आप समझो कि हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है अच्छी, और नीचे जाएंगे तो बुरी। ठीक है, अब आपका सवाल कि इसमें भाई पैसे कैसे लगा सकते हैं? तो निफ्टी और सेंसेक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं 2 तरीके से, स्पेशली मैं इसके बारे में बताता हूं। तो अगर आप निफ्टी को बाय करना चाहते हैं, निफ्टी 50, तो इसको बाय करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका, आप इसका फ्यूचर्स खरीद लें, जो अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। दूसरा तरीका, आप इसका ऑप्शन खरीद लें, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। और तीसरा, निफ्टी का आप ETF भी खरीद सकते हैं, जो कि मैं अभी बता देता हूं। अब सर ETF ना म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में यहां से ना निफ्टी, अभी निफ्टी का जो स्तर है मान लेते हैं 23,500 है, आपको लगता है अगले 5 साल में ये 50,000, 70,000, 50,000 मान लेते हैं, अगले 5 साल में आपको लगता है 50,000 चली जाएगी, तो ये 50,000 का मतलब है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो 5 साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है, तो बैंक में तो 8.5 साल में डबल होता है। तो आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है FD में? 8.5 साल में। अब यहां पर आपने ETF खरीद लिया। अब ETF क्या होता है सर? क्या आप सोचो कि ये निफ्टी से मिलकर बना है, जो रन कर रहा है म्यूचुअल फंड, यानी ETF को कौन रन करता है? म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप हर महीने ना यहाँ पे SIP कर सकते हैं। जो आपने कहा कि अगर मैं 10,000 रुपये डालना चाहूँ तो 10,000 आप इनमें लंबे समय के लिए नहीं डाल सकते, इसमें डाल सकते। तो ये होता क्या है? ये बेसिकली म्यूचुअल फंड की यूनिट है जो शेयर्स की तरह खरीदी जाती है और लंबे समय तक होल्ड की जा सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर डालते हैं पैसा, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ETF जो है डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, तो मैं एक एग्जांपल पकड़ के चलता हूँ। कोटक का एक ETF अगर लेते हैं तो अभी उसका भाव है 230 रुपये पर यूनिट। अब सर यहाँ पे 10,000 रुपये लगा दिया आपने, तो 10,000 में कितनी यूनिट आ गई हमारे पास? अब ये 45 आ गई। अब हर महीने खरीदते चलिए, पर हर महीने इसके प्राइस में तो अप एंड डाउन आएगा, कभी सस्ता भी मिलेगा, कभी महंगा भी मिलेगा, पर एट लास्ट इसको 500 रुपये पर जाना है मान लेते हैं। तो जब ये 500 रुपये जाएगा तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ETF में पैसा डाल सकते हैं। ये तो बात मुझे समझ में आ गई। मुझे ये बात समझनी है कि
अभी आज आज वो कंपनियां जो हैं 50 जो आज बेस्ट कंपनियां वो हैं, साल के बाद शायद वो बेस्ट कंपनियां चेंज होंगी कुछ उसमें से। जरूरी नहीं है सर, बाई चांस चेंज हो, पर बाई चांस चेंज होंगी तो कैसे तो वो होंगे? हमारे पैसे पहले किसी और कंपनी में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए नॉर्मली ना आप ऐसा समझिए कि जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं ना, ये हमेशा बेस्ट ही रहने वाली हैं। यानी कि इनमें से कुछ कंपनियां आएंगी और नई कंपनियां जाएंगी। पता है बुरा नई कंपनियां क्यों आती हैं? जो कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पाती हैं ना, वो कंपनियों को निकाल दिया जाता है और उनकी जगह बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनियों को रखा जाता है। तो अगर आप निफ्टी को किसी भी वे में खरीद रहे हैं ना लंबे समय के लिए, तो एक बात तय है कि इसको ऊपर ही जाना है। क्यों ऊपर जाना है? क्योंकि पुरानी कंपनियों की छटनी कर दी एक्सचेंज में, राइट? तो आपको उससे कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर पुरानी कंपनियां चली भी जाती हैं तो आपका पैसा ना इस होल इंडेक्स में लगा हुआ है, जहां पर एक कंपनी के ना आने से फर्क पड़ेगा ना जाने से फर्क पड़ेगा। मतलब वो शेयर्स नहीं है, नहीं, शेयर्स पैसा निफ्टी पे लगा हुआ निफ्टी पे लगा हुआ है, यानी एक पूल्ड, ये समझ नहीं आ रही थी। हाँ, एक ग्रुप ऑफ 50 शेयर्स पूरी बास्केट पे लगा हुआ है। तो एक शेयर मिलकर तय नहीं कर सकता कि इसकी वैल्यू क्या होगी। This is what I want. हाँ, तो एक शेयर के निकलने पर सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ज्यादा सिक्योर्ड हो गया। एग्जैक्टली सर, अगर आप 5 साल के लिए यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। तो 20% का कंपाउंडिंग रिटर्न कहाँ मिल रहा है सर? 15 से 20% का है। बहुत होता है। हाँ जी, निफ्टी 20 यही तो होती है, ETF, उसको 20 भी बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाँ हाँ, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का, टर्नओवर का, 6 महीने, क्योंकि कोई भी कंपनी 6 महीने में रिव्यू की जाती है कि इसमें 6 महीने का टर्नओवर कैसा था, वॉल्यूम कैसा था। तो 6 महीने के बाद अगर किसी में कोई कमी आ रही है उसको निकाल दिया जाता है। ये सबको समझ में आ गया? आ रहा है सर? कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए बड़ी कंपनी जितनी भी होंगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, ITC है, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, ये दोनों जगह अवेलेबल होंगी। क्योंकि देखिए बड़ी कंपनी के शेयर्स तो हर जगह। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये जो एक्सचेंज है ना, इसकी कमाई कैसे हो रही है आप ये समझिए। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर्स लिस्टेड हैं और ये लिस्टेड शेयर्स में आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग बाय सेल कर रहे हैं। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ बाय सेल करते हैं ना, तो उसे कहते हैं टर्नओवर करना। आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, मैंने 10 लाख के खरीदे, तो हम दोनों ने मिलकर खरीदे 20 लाख के शेयर, तो 20 लाख का टर्नओवर हुआ। कहाँ पर? एक्सचेंज पर। तो अब एक्सचेंज की कमाई इस 20 लाख के ऊपर होगी। तो एक बात बताइए, अगर BSE NSE वाले शेयर लिस्ट ना करें तो इसका टर्नओवर भी तो कम होगा, माल तो कम बिकेगा इसका। तो हर एक्सचेंज क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर हो। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर जब होता है तो इनकी कमाई होती है। और इनकी कमाई कैसे होती है? आज के समय में आप देखो 16 करोड़ इन्वेस्टर हैं इंडिया के अंदर। तो 16 करोड़ इन्वेस्टर कहाँ काम कर रहे हैं? यहीं तो काम कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे उतनी इनकी कमाई बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है। देखो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अगर NSE पे आपने बाई किया तो क्या आप BSE पर जाकर सेल कर सकते हैं? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो दोनों अलग हैं, पर कॉमन शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। पर इस जवाब में एक सवाल है। सवाल ये कि आप किसी चीज़ को जब बेचेंगे तो उसका मालिकाना हक भी तो आपके पास होना चाहिए, यानी कि शेयर की डिलीवरी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास शेयर की डिलीवरी है तो यहाँ पर जाकर बेच सकते हैं, क्योंकि दोनों शेयर्स में ना, दोनों के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कभी कभी। उसी को कैश करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, पर आपके पास डिलीवरी होनी चाहिए। तो डिलीवरी होती है, ऑप्शन फ्यूचर में डिलीवरी ऐसा नहीं, ऐसा बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, BTST वाला कौन सा था? आगे पढ़ाऊंगा, T+1 के बाद अगर मुझे आगे पढ़ाऊंगा, ये कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, ये BSE ज़्यादा चार्ज लेता है। करना ही नहीं है, NSE वेस्ट है, NSE वेस्ट है। आ रहा है, आगे चलो। मैंने शेयर खरीदना है जी, तो मैं NSE से लूं कि BSE से? NSE बेस्ट है। एक्चुअली इनके सॉफ्टवेयर में ना, इनका सॉफ्टवेयर काफ़ी क्विक है, थोड़ा स्लो है, ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा लगती है, ब्रोकरेज थोड़ी कम लगती है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं सर, बेसिस पॉइंट्स का पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं है। तो सबको समझ में आ रहा है? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई
उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।